बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है C2 साइकिल। तो इससे पहले हमने पढ़ा फोटो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कैसे RUBP की वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो रही थी एंड कैसे वो कन्वर्ट हो रहा था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट में। ठीक, ये हमने फोटो रेस्पिरेशन में देखा, फोटो रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन में हमने अच्छे से देखा। ठीक, और अगर हम C2 साइकिल की बात करें, इसके और भी एक दो नाम है। तो इसका और एक नाम ग्लाइकोलेट साइकिल और ग्लाइकोलेट साइकिल भी है, और इसका और एक नाम C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल भी है। ठीक, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये C2 साइकिल की ही नाम है। तो अगर हम इसके नाम की तरफ देखेंगे, इसको C2 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो C2 साइकिल है ये इसी मतलब जो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट है इसी का चलता है। ठीक, विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। तो दैट इज वाई इसको हम C2 साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है इसी का ये C2 साइकिल चलता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड C2 साइकिल। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम कार्बन भी देखेंगे, यहाँ से भी 5 कार्बन है और यहाँ से भी 5 कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन एडअप हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं आ रहा है 5। एंड वी नो राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ से कार्बन यहाँ से भी यहाँ पे कार्बन बैलेंस है। ठीक, यहाँ से 5 कार्बन, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 3 कार्बन और फॉस्फोग्लाइकोलेट के 2 कार्बन। ठीक, तो यहाँ पे 5 और 5 कार्बन मतलब बैलेंस है रिएक्शन। ठीक, तो अगर हम देखेंगे ये C2 साइकिल, अगर हम देखेंगे इन डिटेल इसमें क्या होता है, तो इससे घबराना नहीं है, बहुत आसान है, मैं बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए। ठीक, तो अगर हम देखेंगे अब क्या होता है, हमने देखा कि RUBP की जब ऑक्सीजनेशन हो रही है वहां पे जो दूसरा कंपाउंड बन रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड विच इज अ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। जो कंपाउंड बन रहा है वहां पे 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2 क्यों? क्योंकि इसके जो फॉस्फेट ग्रुप है ये कार्बन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड पोजीशन जो कार्बन नंबर 2 है उसी के साथ ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये 2 मॉलिक्यूल नहीं है इसके, बस ये इसका मतलब अगर IUPAC आपने पढ़ा होगा, नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, तो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कंपाउंड बनता है इसके ये क्लोरोप्लास्ट में होती है रिएक्शन। ठीक, हमें पता ही है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसकी ये जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है इसकी ये हाइड्रोलाइज होता है, ये हाइड्रोलाइज होता है। इसको क्या होता है, इसकी डिफॉस्फोराइलेशन होती है। ठीक, इससे ये फॉस्फेट ग्रुप निकलता है। ठीक, अगर हम देखेंगे इससे फॉस्फेट ग्रुप निकलता है। ठीक, तो इसकी डिफॉस्फोरिलेशन होती है, तो ये कन्वर्ट होता है, ये 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट इनटू ग्लाइकोलेट, तो ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो इसके बाद मतलब ये हाइड्रोलाइज होके 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, इससे फॉस्फेट ग्रुप जब निकलता है तो ये कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइकोलेट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये इससे ट्रांसलोकेट होता है इनटू पेरोक्सोसोम्स। इस पे एक दफा क्वेश्चन भी आया था नीट में कि इनकी सीक्वेंस क्या है, ये जो C2 साइकिल है ये कैसे ऑपरेट करता है, ये कैसे ऑपरेट करता है थ्रू सेल ऑर्गेनेल्स। इसकी जो सही सीक्वेंस है वो आपको ऐसे याद रखनी, CPM से। ठीक, मतलब ऐसे, पहले क्लोरोप्लास्ट में होता है, फिर P फॉर पेरोक्सोसोम एंड M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होता है। ठीक, वो हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। ठीक, और जब ये ग्लाइकोलेट ये जब अब ट्रांसलोकेट होता है इनटू पेरोक्सोसोम, तो यहाँ पे क्या होता है, इस ग्लाइकोलेट को इसकी ऑक्सीडेशन होती है। किसकी वजह से? यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और यहाँ पे जो एंजाइम इसको जरूरत लगता है दैट इज ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज की वजह से यहाँ पे ग्लाइकोलेट की ऑक्सीडेशन होती है इनटू ग्लाइऑक्सिलेट में। ठीक, फिर जब ये ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होता है इनटू पेरोक्सोसोम, ये पेरोक्सोसोम में ये रिएक्शन होती है। ठीक, तो पेरोक्सोसोम में इसकी और एक रिएक्शन होती है ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे इसके साथ एमाइनो ग्रुप भी ट्रांसफर किया जाता है, और जो ये एमाइनो ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर करता है, जो एमाइनो ग्रुप यहाँ पे एमाइनो ग्रुप डोनर होता है वो प्रोबेबली ग्लूटामेट होता है, बुक्स के लिखा गया है वो ग्लूटामेट होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये ग्लाइऑक्सिलेट ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन जब इसकी होती है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन व्हिच इज अ अमीनो एसिड। ठीक, फिर ये ग्लाइसिन पेरोक्सोसोम को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, फिर ये यहाँ से ट्रांसलोकेट होता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया जो तीसरा सेल ऑर्गेनेल है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी मतलब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहीं पे होती है, मतलब ये वाला सेटअप आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली जो एंजाइम है ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है ग्लाइसिन डिकार्बोक्सिलेज। ग्लाइसिन डिकार्बोक्सिलेज इज द एंजाइम जो यहाँ पे क्या करता है, जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन को पकड़ता है एंड प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन करता है।
दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन एंड प्रोडक्शन, दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन को पकड़ता है एंड प्रोडक्शन ऑफ सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन की करता है। ठीक, ये याद रखना। यहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन ये पकड़ता है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे सीरीन प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यहां से डेअमाइनेशन होती है, यहां से अमोनिया अमाइन ग्रुप भी निकलता है। ठीक, यहां से अमाइन ग्रुप भी निकलता है। और यहां पे और एक रिएक्शन भी होती है, यहां पे NAD रिड्यूस होके NADH में कन्वर्ट होता है। ठीक, एज वी नो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कंसिडर्ड एज रिडक्शन। ठीक, तो यहाँ पे NAD की रिडक्शन होती है इनटू NADH। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुई, यहाँ पे डीअमाइनेशन हुई, यहाँ से अमीनो ग्रुप भी रिलीज हुआ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ, और यहाँ पे NAD की रिडक्शन हुई इनटू NADH। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, ये सीरीन जो होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसके बाद ये सीरीन वापस से ट्रांसफर होता है या ट्रांसलोकेट होता है इनटू पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम में इसको क्या होता है, इसकी वहां पे फिर से ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन होती है। ठीक, तो यहाँ पे सीरीन की फिर से ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन होती है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सीपाइरुवेट। ठीक, फिर इसकी ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन होती है कहां पे, पेरोक्सिसोम में सीरीन की, और इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सीपाइरुवेट। हाइड्रोक्सीपाइरुवेट की फिर रिडक्शन होती है इधर ही पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में हाइड्रोक्सीपाइरुवेट की रिडक्शन होती है, किस वजह से, कौन इसमें असिस्ट करता है, ये रिडक्शन कौन करवाता है, वही जो NADH यहाँ पे बनता है। ठीक, NADH, तो यहां से क्या निकलेगा, NAD खाली। ठीक, तो यहां से ये अपना हाइड्रोजन, अपना जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर करता है इस हाइड्रोक्सीपाइरुवेट को, और ये रिड्यूस होता है इनटू ग्लाइसरेट। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है, ये जो ग्लाइसरेट है ये मूव करता है इनटू क्लोरोप्लास्ट, ये ट्रांसलोकेट हो जाता है इनटू क्लोरोप्लास्ट, ये ट्रांसफर होता है इनटू क्लोरोप्लास्ट वापस। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइसरेट की क्या होती है, यहाँ पे ग्लाइसरेट की जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है, जो हमने कहा पहले ही। हाँ, इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है किस वजह से, ATP की वजह से। ठीक, इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है ATP की वजह से एंड इट इज कन्वर्ट, दैट मींस इसको फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। मतलब कार्बन नंबर 3 पे इसको फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक, कार्बन नंबर 3 पे इसको फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। जो यहाँ पे फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना, जो कार्बोक्सिलेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बने, प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी बनता है एंड ये प्रोडक्ट भी फिर कैल्विन साइकिल के थ्रू जाके फॉस्फोराइलेट होकर रिड्यूस होकर ट्राइओस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट हुआ। और एक बात कही थी मैंने कि ये जो C2 साइकिल चलता है, ऑलमोस्ट 75% ऑफ कार्बन हैज बीन रिकवर्ड थ्रू दिस साइकिल। 75% कार्बन इस साइकिल के थ्रू रिकवर होता है। वो कैसे, मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल को ग्लाइसिन डिकार्बोक्सिलेज यहाँ पे पकड़ता है एंजाइम एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन वहां से प्रोड्यूस होता है। ठीक, 2 मॉलिक्यूल कैसे आएंगे यहाँ पे, जब यहां से 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जाएंगे। ठीक, दैट मीन जब यहां से 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जाएंगे, तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन आएंगे। ठीक, मगर हमें पता ही है, एज वी नो दिस फॉस्फोग्लाइकोलेट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। जब इसके 2 मॉलिक्यूल जाएंगे, तो टोटल कार्बन कितने जाएंगे, यहां से 4 कार्बन जाएंगे, और यहां से डिकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब 1 कार्बन निकलेगा, और यहां से रिजनरेशन होगी। वी नो कि ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक, 4 कार्बन यहां से टोटल गए, 3 वापस आए, दैट मीन 4 में से 3 वापस आए, दैट मीन 75% कार्बन हैज बीन रिकवर्ड, हैज बीन रिजनरेटेड। ठीक, तो वो वापस आया, जो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट एसिड है वो वापस से कन्वर्ट हुआ इनटू, जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो वापस से कन्वर्ट हुआ इनटू फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड एंड ओनली 25% ऑफ कार्बन हैज बीन लॉस्ट थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो यही होता है। दिस इज ऑल अबाउट C2 साइकिल। तो यहाँ पे मुझे और एक बात भी कहनी है कि हम कहते हैं अक्सर कि फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। वेस्टफुल हम क्यों कहते हैं इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर कार्बोक्सिलेशन ही होती है इसके बरक्स, तो वहाँ पे डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनते हैं और वो फिर कैल्विन साइकिल के थ्रू जाती है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे
एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइसिक एसिड बना और जो दूसरा फास्फोग्लाइकोलेट उसी के लिए इतनी सारी झंझट चली, उसी के लिए इतना सारा साइकिल चला और आखिर में क्या हुआ यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेट पॉजिटिव एडवांटेज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही फास्फोग्लाइसिक एसिड बनता है जो वहाँ पे कार्बोक्सिलेशन में पहले ही बन रहा था, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वहाँ डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लाइसिक एसिड बन रही थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तो ये इतना सारा साइकिल चला, इसके लिए एक एटीपी की यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुई। ठीक, जो लाइट रिएक्शन में एटीपी बना वो भी यहाँ पे यूटिलाइज हुआ और यहाँ से फिक्स्ड कार्बन यहाँ से लॉस हुआ। ठीक, तो अगर हम देखेंगे नेट यहाँ पे, इसलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजनरेट वही फास्फोग्लाइसिक एसिड ही हो रहा था जो कार्बोक्सिलेशन में डायरेक्ट बन रहा था। ठीक, तो मगर हम यहाँ पे हम कह सकते थे कि अगर यहाँ पे NADH बनता, मतलब रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे एक बनता, मतलब ये हम एडवांटेज कहते हैं, पॉजिटिव एडवांटेज है, मगर वो इसी साइकिल में यूटिलाइज होता है। तो नेट अगर हम देखेंगे, नेट पॉजिटिव एडवांटेज इसका कुछ भी नहीं। तो अगर हम नाउअडेज स्टडीज की बात करें तो आज की स्टडीज मॉडर्न साइंस जो कहता है कि जो फोटो रेस्पिरेशन है ये प्लांट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निकालती है। ठीक, कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो अगर ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजनेशन नहीं होती तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इससे ROS बनने के हाई चांसेस थे, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनने के हाई चांसेस थे। सुपर ऑक्साइड, सिंगलेट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच आर दे आर हाईली टॉक्सिक टू प्लांट। ठीक, तो दैट इज वाई फोटो रेस्पिरेशन प्रिवेंट्स दैट ROS स्पीशीज फॉर्मेशन। ठीक, तो इन दैट वे ये हेल्पफुल है। ठीक, तो कोई भी प्रोसेस, मतलब कोई भी मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने यूं ही वेस्टफुल नहीं बनाया। तो अगर हम पहले देखेंगे तो कहा जाता था कि जो ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है तो इसको कहा जाता था कि इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक, तो वेस्टिजियल नहीं है वो, क्योंकि अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो वो उसकी वजह से गट की, मतलब जो गट में जो माइक्रोब्स है उसकी रिपॉपुलेशन होती है, मतलब जो गट यूजफुल माइक्रोब्स है वो उनकी फिर से, मतलब वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन करता है। इट हैज़ रोल इन इम्यूनिटी ऑल्सो। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फोटो रेस्पिरेशन। ठीक।